हेलो बच्चों, वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, 10th सीबीएसई कोटा पैटर्न, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का उसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसीलिए बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो हमेशा हर लेक्चर की शुरुआत हम कुछ जबरदस्त एमसीक्यू के साथ करते हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लो और चैप्टर का नाम अच्छे से हेडिंग लिख लो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लिख लो बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आज जो हमारा मूड है वो बहुत ही बढ़िया है बच्चों। उसका रीजन ये है कि हमारी जो धर्म पत्नी है उन्होंने आज हमें खाना दिया बच्चों। नहीं तो रोज हमें खुद ही खाना पकाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है। और आज हमने बर्तन भी नहीं धोए, वैसे कपड़े कपड़े तो हमने रात में ही धो दिए थे। ठीक है, तो इस तरह की परेशानियों में आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, वो होता है ना बच्चों, शादी का लड्डू, खाए वो पछता है, न खाए वो भी पछता है। एक चीज याद रखो बच्चों, अगर आपको लाइफ में आपके वेल विशर या आपके अच्छे दोस्त को उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, तो अगर आपको वो सजेशन कर रहे हैं कि शादी कर ले यार, सेटल हो जाएगा, ऐसा अगर आपने फ्यूचर में, अभी इतनी जल्दी तो आपकी शादी नहीं होगी बच्चों, अभी तो आपका ही कुछ सही नहीं है, शादी कहाँ से होगी आपकी। ठीक है ना, तो ऐसा कोई एडवाइस कर रहा है आपको कि सेटल कर ले, फ्यूचर में इन फ्यूचर सेटल हो जाएगा, तो वो खुन्नस निकाल रहा है बच्चों। ठीक है ना, मतलब वो चाहता है कि उस पे जो बीत रही है वही आप पे बीते। ठीक है ना, वो बहुत आपका पक्का दोस्त होता है। मैं भी ऐसा ही फंसा हूं बच्चों, लाभार्थी। ओके चलो जोक्स अपार्ट, तो शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल सी जर्नी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, होता क्या है बेसिकली, हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स। कहीं न्यूज में मैंने पढ़ा था कि और एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, ऐसा कुछ तो आ गया, तो वो भी अपडेट हो जाएगा आपके सिलेबस में। तो टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है। और जो कुछ भी यूनिवर्स में बना है, जो कुछ भी, ऑल ऑब्जेक्ट, सब कुछ एवरीथिंग अराउंड अस, क्या कह रहा हूं मैं, एवरीथिंग, कुछ भी हो बच्चों, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, and that elements are basically classified into three categories. Number one, metal, पहला क्या है बच्चों, मेटल। सेकंड वन है नॉन मेटल, सेकंड वन कौन सा है, नॉन मेटल। और कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, इसको कहते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड, जब आप 12th में चले जाओगे तो फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर। सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी बनी है ना बच्चों, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, एलईडी टीवीज, तो ये सारी ट्रांजिस्टर की देन है। और ट्रांजिस्टर इज बेसिकली मेटालॉइड या सेमीकंडक्टर भी कभी कभी इसको कह देते हैं बच्चों। अभी इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर इन केमिस्ट्री ना, तो हम जब देखेंगे तो इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, सेमीकंडक्टर या मेटालॉइड मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें दोनों के प्रॉपर्टी होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के। तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, वी आर स्टडिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट से दुनिया बनी है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, मेटल, नॉन मेटल एंड some metals or some elements are there which shows the properties of metal as well as non-metal, they are called as metalloids और semiconductor। तो मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं मैं, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लस्टर, लस्टर मतलब वो चमकते हैं बच्चों। मेटल में क्या क्या होता है, मेटल्स आर लस्टरस, और उसके बाद मेटल होते हैं हार्ड, लिस्ट करेंगे अभी हम एक एक से बहुत डिटेल में देखेंगे। मेटल्स आर नॉर्मली लस्टर, चमकते हैं, हार्ड। उसके बाद मेलेबल, मेलेबल देखेंगे हम ये क्या चीज है, थोड़ा सा क्लाइमेक्स रखेंगे, सारी चीजें अभी बताने को मजा नहीं आएगा। मेलेबल, ये प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, मेलेबल। उसके बाद डक्टाइल, डक्टाइल होते हैं मेटल, डक्टाइल। एंड एज ऑल नो, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हर चीज के लिए, हर चीज के लिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं बच्चों, वो हम उस पॉइंट में देखेंगे। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्रॉपर्टीज है किसके, मेटल की। आपको सारी चीजें दिख रही है बच्चों, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ये सारी चीजें होती है मेटल में। मेटल जो होता है उसमें चमक होती है बच्चों, चमकते हो, ओके, गोरी गोरी पान, फूला सर की छान, ठीक है ना। हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर। अभी ये सारी चीजें हम देखेंगे पॉइंट वाइज आखिरी में, अभी इसके बाद जब शुरू होगा। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों, वो नॉर्मली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, इनमें लस्टर नहीं होता, ये चमकते नहीं है। और नॉर्मली ये ब्रिटल होते हैं बच्चों, नॉर्मली ये क्या होते हैं, ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर नॉर्मली ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल। उसके बाद ये मेलेबल भी नहीं होते,
मेलेबल भी नहीं होते। उसके बाद बच्चों ये डक्टाइल भी नहीं होते, और ये दे आर आल्सो नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल में होता है वो मेटल में, नॉन मेटल में नहीं होता। ठीक है। अब जो मेटालॉइड होते हैं विच शोज कॉमन प्रॉपर्टीज, ये क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो कॉमन प्रॉपर्टीज बताते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट होते हैं जो शो करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मेटालॉइड। अब मेटल का जो एग्जांपल होता है, बेस्ट एग्जांपल आयरन, नॉन मेटल कार्बन, मेटालॉइड सिलिकॉन। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं मैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या सीखा बच्चों हमने, यूनिवर्स में टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, और इन्हीं एलिमेंट से दुनिया की हर चीज बनी हुई है। तो मेटल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, चमक होती है उनमें, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब इसका वायर बना सकते हैं, मेलेबल मतलब इसका पतली सी फ्रेम बना सकते हैं हम, या फिर पतली सी प्लेट बना सकते हैं हैमर करके। गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो कुछ भी मेटल में होता है वो नॉन मेटल में नहीं होता, मतलब वो लस्टरस नहीं होते, हार्ड नहीं होते, मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जो कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। उसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, या फिर मेटालॉइड। अब आपको एक मैं बहुत ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा मेटल और नॉन मेटल पढ़ने में। देख लो बच्चों, लॉजिक क्या है, जो एयरक्राफ्ट होता है ना, एयरक्राफ्ट वो स्ट्रेटेजिक मेटल से बना हुआ आता है। देखो एक पॉइंट, बहुत ही अपडेटेड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मेटल एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक मेटल, अब स्ट्रेटेजिक मेटल मतलब जिससे एयरक्राफ्ट बना हुआ था। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट समझता ना बच्चों, हवाई जहाज, या फिर वॉर के बीच में कुछ वो यूज करते हैं, राफेल वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट स्ट्रेटेजिक मेटल से बना हुआ होता है। अब स्ट्रेटेजिक मेटल किसे कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं बच्चों जिरकोनियम और टिटेनियम को। किसको, जिरकोनियम, जिरकोनियम और टिटेनियम को। जिरकोनियम और टिटेनियम ये दोनों कौन से, प्लस नहीं एडिशन नहीं करना बच्चों, टिटेनियम इंडिविजुअली, इनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल। अब क्यों कहते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल, बिकॉज इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और दूसरी चीज रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, सॉरी, हाई रेजिस्टेंस टू करोजन, आई एम रियली सॉरी, हाई रेजिस्टेंस टू करोजन। रेजिस्टेंस हाई नहीं होता इनका बच्चों, मेटल मतलब रेजिस्टेंस कम ही होगा, ऑब्वियसली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट दे आर हाई रेजिस्टेंस टू करोजन, मतलब वो जल्दी से करोड नहीं होते। अब लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में करोजन बहुत बढ़िया से देखा है बच्चों, लेक्चर था 10 का है, लेकिन 12th लेवल का करोजन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना। वो चैप्टर में, कौन से चैप्टर था वो बच्चों, कमॉन कमॉन, कौन सा चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, करोजन एंड रेंसिडिटी पढ़ा था ना हमने। तो उसमें करोजन बहुत डिटेल पढ़ाया है, करोजन की वजह से हमें इनॉर्मस मनी स्पेंड करना पड़ रहा है बच्चों वो पार्ट रिप्लेस करने पर। तो ऐसे सोचो हर साल अगर एरोप्लेन के पार्ट आपको रिप्लेस करने पड़ते तो बच्चों एरोप्लेन का किराया अभी भी इतना ज्यादा है कि मिडिल क्लास फैमिली वाला एरोप्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर वो करोजन होता तो फिर हाई क्लास वाला भी नहीं कर सकता, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हाई रेजिस्टेंस होता है, वो अपोज करता है वो करोजन को, मतलब उसमें बिल्कुल करोजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये परफेक्ट मटेरियल है जिरकोनियम एंड टिटेनियम, जिससे क्या बना होता है, एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है ना। तो स्पेसक्राफ्ट किससे बनता है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जिरकोनियम एंड टिटेनियम से। व्हाई, बिकॉज इट इज प्योरली हाई रेजिस्टेंस टू करोजन। तो सच मेटल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मेटल, स्ट्रेटेजिक मेटल। अब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों, देयर आर 118 एलिमेंट। अब ये 118 एलिमेंट्स में से 80% मेटल है बच्चों। टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। अब इनमें के 80% जो है, 80% वो है मेटल, वो क्या है, मेटल। और कॉपर इज ओल्डेस्ट मेटल, आयरन नहीं, सबसे ओल्डेस्ट मेटल कौन सा है, कॉपर। कॉपर इज ओल्डेस्ट मेटल, दिस इज सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली एंसिस टाइम में भी मेटल की करेंसी होती थी बच्चों। अभी तो छोड़ो, नोट होते हैं, मोदी जी ने लास्ट ईयर नोट भी बंद किए थे बच्चों ओके। आज शाम 8 बजे से, याद आ रहा है कुछ मोदी जी का डायलॉग, मैं तो पूरा हिल गया था बच्चों, ठीक है। उस दिन से कभी बैंक ही नहीं गया मैं, ठीक है। कॉपर ओल्डेस्ट मेटल है, मेटल करेंसी की यूज होता है हमेशा से, और एंसिस टाइम में भी यूज होता था, बिकॉज ओल्ड टाइम में भी मेटल
ह्यूमन को नोन थे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ये हिस्ट्री हो गई किसकी, मेटल नॉन मेटल की। अब मैं क्या करूंगा, आपको मेटल और नॉन मेटल के कुछ यूजेस बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यू बनते हैं बच्चों, ठीक है। लिखो यूजेस ऑफ, मेन हेडिंग रहेगी आपकी यूजेस ऑफ या सम कॉमन यूजेस ऑफ। एक साइड में लिख लेते हैं हम मेटल, एक साइड में हम मेटल के यूजेस ले लेंगे, एक एक पढ़ेंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे मेटल, और दूसरा होता है नॉन मेटल, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल के कॉमन यूज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कॉपी और पेन निकल जानी चाहिए और अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चों, सेल्फ मेड नोट्स का कोई जवाब नहीं होता, अच्छे से उसका रिवीजन भी हो सकता है। मेटल जो होता है बच्चों, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड होम्स, कंस्ट्रक्शन में होता है, कंस्ट्रक्शन जो सलाई हम यूज करते हैं ना, गजाड़ी जो डालते हैं पिलर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, होम्स एंड बिल्डिंग। विदाउट आयरन हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते बच्चों, एक पावरफुल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसका जो सेकंड यूज है बच्चों, इन मेकिंग कॉइन्स या करेंसी, इन मेकिंग कॉइन, कॉइन होता है ना, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, ठीक है ना, तो ये कॉइन बनाने के लिए। उसके बाद मेकिंग यूटेंसिल एंड किचन वेयर्स, यूटेंसिल मतलब भांडी बच्चों, भांडी, डू यू नो भांडी, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है भांडी का बच्चों, मेरी बीवी जब भी गुस्से में आती है जो हाथ में होता है उठा के मार देती है, बहुत तकलीफ है बच्चों। ठीक है, मेकिंग ऑफ यूटेंसिल, मेकिंग ऑफ यूटेंसिल, ये मेटल के होते हैं बच्चों, ठीक है ना, यूटेंसिल एंड किचन वेयर, किचन का जो सामान होता है ना, वो किचन वेयर बनाने के लिए इसका यूज होता है, इसीलिए मैंने इसको रेड में लिखा बच्चों, डेंजरस है मार खाने के लिए, मेल लोग सावधान, ठीक है, यूटेंसिल। उसके बाद सबसे बढ़िया यूज जो होता है फीमेल के लिए, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, इसमें बहुत पैसे जाते हैं बच्चों, बहुत दुख है, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है ना, ज्वेलरी समझते हो बच्चों, समझ जाओगे, शादी के बाद समझ जाओगे। मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। उसके बाद मेकिंग ऑफ मशीन पार्ट्स, मशीन पार्ट्स, मेकिंग ऑफ मशीन पार्ट्स, मेकिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। नॉर्मली 99% जो मशीन होते हैं ना बच्चों, वो मेटल के होते हैं, मेकिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। और ऑटोमोबाइल्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स? सिंपल सर, एटो एंड मोबाइल, एक एटो एक मोबाइल, इसको कहते हैं एटोमोबाइल्स, ऐसे नहीं बच्चों। एटोमोबाइल्स मतलब जो खुद से, एटो मतलब क्या होता है, खुद से, सेल्फ मोड, जो खुद से चलते हैं उसे क्या कहते हैं, एटोमोबाइल्स। इसमें सारे व्हीकल्स आ जाएंगे, सारे व्हीकल्स आ जाएंगे। तो ये सम कॉमन यूजेस है मेटल के। अब देखते हैं नॉन मेटल के क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पायरेशन, पहला नॉन मेटल बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है बच्चों, यूज फॉर रेस्पायरेशन, समझते हो ना रेस्पायरेशन, लास्ट चैप्टर में हमने रेस्पायरेशन भी पढ़ा था बच्चों, केमिस्ट्री के एंगल से। हम ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ह्यूमंस जो होता है अंदर हवा लेते हैं, हवा में का ऑक्सीजन उतना ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। तो रेस्पायरेशन के लिए जो नॉन मेटल यूज होता है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, फर्टिलाइजर का मेन कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब जो खेती में यूज होते हैं बच्चों, खते, ओके, फर्टिलाइजर। उसके बाद जो होता है बच्चों, द फूड वी ईट इज नॉन मेटल, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कंसिस्ट ऑफ, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें किससे बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कॉम्बिनेशन होता है। हम क्या खाते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट, तो ये सारी चीजें इनसे बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फर, ठीक है। तो सारे कार्बोहाइड्रेट रहने दो, कार्बोहाइड्रेट, ये 12th में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन, या आप फैट लोगे, नॉन वेज में सारा फैट और प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीजें किससे बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे कैसे है बच्चों, दिस ऑल आर नॉन मेटल्स, कैसे है वो सारे नॉन मेटल्स। अब फोर्थ वन बच्चों, सल्फर इज यूज इन फंजीसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर का यूज क्या में होता है, फंजीसाइड, फंजीसाइड मतलब जो फंगी होती है ना बच्चों, फंगी, फंगस, फंगस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए फंगीसाइड की तरह इसे यूज करते हैं, ठीक है ना, फंगस पता होगा ना आपको, उसको किल करने के लिए सल्फर का यूज होता है बच्चों, फंगस। और उसके बाद मेकिंग ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है ना, गन पाउडर, ओके। तो इस तरह के ये सारे कॉमन यूज होते हैं बच्चों, फंजीसाइड एंड गन पाउडर। उसके बाद कार्बन इन ग्राफाइट, अब ये कार्बन देखो बच्चों, कार्बन ग्राफाइट की एक चीज याद रखो, कार्बन इज एक्सेप्शन नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे से याद रखो,
कार्बन इज नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके इलेक्ट्रोड बनते हैं, इलेक्ट्रोड। लास्ट टाइम हमने देखा ना फोटोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो दो रॉड डीप किए थे हमने, कंटेनर होता था उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता था, फिर इसमें रॉड डीप होते हैं, तो हम इसको नॉर्मली क्या कहते हैं, एनोड कैथोड। तो एनोड और कैथोड दोनों भी किससे बने होते हैं, कार्बन से। अब आप कहोगे सर कार्बन तो नॉन मेटल है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसका एक्सेप्शन है बच्चों। कार्बन का एलोट्रोप होता है एक ग्राफाइट, कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन। जो ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, सच प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डायमंड, carbon diamond is used in jewelry, most precious allotrope of carbon. And carbon fullerene is used for treatment of cancer, or it may be used in making of superconductor. कार्बन फुलेरिन का सुपर कंडक्टर में भी यूज होता है, आई थिंक लुब्रिकेंट वगैरह में भी कार्बन ग्राफाइड और फुलेरिन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन ग्राफाइड का इलेक्ट्रो या क्या फिर सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो सेल में 2 रॉड डीप होते हैं ना, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा है, तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उस इलेक्ट्रोड पे होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन यूज है बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो पॉज करके बढ़िया से इन्हें नोट कर लो बच्चों। हो गया, हो गया। चलो अभी इनका नोट अगर आपने कर लिया तो एक चीज याद रखो बच्चों, दीज आर वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन यूजेस ऑफ metals and non-metals. Construction of home and building, making of coin, utensil, kitchenware, jewelry, machine part, automobiles। और नॉन मेटल ऑक्सीजन जो होता है रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में। हम जो कुछ भी खाते हैं, द फूड वी ईट इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और उन सब में क्या होते हैं, नॉन मेटल। उसके बाद सल्फर फंजीसाइड में यूज होता है। उसके बाद कार्बन ग्राफाइड क्या में यूज होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। ओके, अब वीवीआईएमपी पॉइंट बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वीवीआईएमपी पॉइंट्स फॉर नीट एग्जाम। नीट कहो, जेई कहो, या आपको जो कहना है कहो, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए हैं। मैं सारों को रेड कलर में लिखूंगा मैं, बिकॉज दे आर वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देख लो। इन बॉडी, बॉडी के अंदर अच्छे से देखो बच्चों, इन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर प्लीज अच्छे से गौर करो, सारी चीजें बहुत अच्छे से नोट करो। इन बॉडी नंबर 1 जो क्रोमियम होता है ना, वो मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर करता है, क्रोमियम, ठीक है ना। क्रोमियम, क्रोमियम की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। एमसीक्यू आ सकता है बच्चों, अच्छे से याद रखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। अब एक चीज याद रखो, बेसिकली हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, शुगर में, C12H22O11 में। तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए किस मेटल का या किस एलिमेंट का यूज होता है, क्रोमियम का। क्रोमियम इज यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। उसके बाद कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। कोबाल्ट मेटल जो होता है ना, इट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। एक विटामिन होता है बच्चों बी सीरीज का, उसे कहते हैं विटामिन B12। आई थिंक हम जो फिश ईट करते हैं ना, फिश ईट या फिश ऑयल होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन B12 होता है। तो कोबाल्ट मेटल किस में होता है बच्चों, विटामिन B12 में। उसके बाद बच्चों आयोडीन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन की जरूरत होती है थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड पता है ना बच्चों, बायोलॉजी का पार्ट है थायराइड ग्लैंड। आई थिंक नेक पे होती है, नेक पे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, अब बायोलॉजी में इसकी डिटेलिंग आएगी। उसके फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन युक्त नमक खाए, कुछ ऐड आती थी ना बच्चों, तो आयोडीन के लिए थायराइड ग्लैंड की जरूरत होती है। सॉरी, आयोडीन थायराइड ग्लैंड के वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैग्नीज प्ले प्रॉपर कैल्शियम लेवल इन द बोन। मैग्नीज, ठीक है ना, मैग्नीज, मैग्नीज जरूरी होता है कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल। अब कैल्शियम किस में होता है बच्चों, बोन, बोन टीथ इसमें होता है। बोन का कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए किसका यूज होता है, मैग्नीज का। कैल्शियम लेवल ऑफ बोन इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नीज। कौन कंट्रोल करता है, मैग्नीज। उसके बाद बच्चों कॉपर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। बेसिकली ब्लड में क्या होता है बच्चों, सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड एज फाइटिंग सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उससे मैंने उसको रेड पेन से लिखा है, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल, कॉपर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो कॉपर मेटल इन्वॉल्व होता है रेड ब्लड सेल के
प्रोडक्शन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट है नीट के लिए। क्रोमियम, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, कोबाल्ट रिलेटेड प्रेजेंट इन विटामिन B12, आयोडाइन थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज जो होता है कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है बोन के अंदर का। उसके बाद कॉपर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, जो आरबीसीज बनते हैं ना बच्चों, उसमें कॉपर मेटल इन्वॉल्व होता है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बाद अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है, नेक्स्ट पॉइंट है हम, अब देखो बच्चों, 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास। ओके, परसेंट बाय मास जो एलिमेंट है बच्चों, एलिमेंट है वो एलिमेंट किस तरह से है। तो इसमें नंबर 1 आ जाता है आपका ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर, परसेंट बाय मास एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में देखो क्या कह रहा है ये बच्चों, द 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी आर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है ना हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% बाय मास होता है। हमारे बॉडी का पूरा मास का 65% कौन ऑक्युपाई करता है, ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन जो होता है, कार्बन वो होता है 18%, 18%। अब प्रोटीन में कार्बन होता है ना इसलिए 18% कार्बन। हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 10%, हाइड्रोजन कितना होता है 10%, ठीक है। अब लास्टली नाइट्रोजन होता है 3%। ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है 3%। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें परसेंट बाय मास, हाँ बच्चों, परसेंट बाय मास कैसे कैसे एलिमेंट है, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3%। तो ऐसे परसेंटेज है हमारे बॉडी का। ओके, चलो लिख लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है, चलो ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है ना। ऑल दीज यूजेस आर डिफरेंट एलिमेंट आर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हमने जो अभी यूजेस देखे ना, दैट यूजेस आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग लगाओ और मेटल में देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सारे मेटल के हम क्या पढ़ेंगे अभी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लस्टर ऑफ मेटल। नंबर 1, लस्टर ऑफ मेटल, लस्टर ऑफ मेटल, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं लस्टर की फिनोमिनन आपको एक्सप्लेन करूंगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ओके, चमक किस वजह से होती है इसका फिनोमिनन एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से देखो बच्चों, फिनोमिनन। अब देखो बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है बच्चों। ये होता क्या है बच्चों, हमारा जो मेटल होता है, मेटल, मेटल देख लो बच्चों, मेटल, ये मेटल, ठीक है, ये मेटल है सपोज। अब बच्चों मेटल को अगर आप डार्क रूम में रखोगे तो ये लस्टर नहीं करेगा, चमकेगा क्या, नहीं। जब इसको आप लाइट में रखोगे, लाइट में, तो ये चमकेगा। अब क्यों चमकता है ये, देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, प्लैंक्स नाम था उनका। उनका क्या कहना था, जो लाइट है ना बच्चों, लाइट, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो उनका कहना था लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फोटोन। प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था, प्लैंक साइंटिस्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था लाइट जो बनती है, लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फोटोन। फोटोन मींस बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी। तो फोटोन का जो दूसरा नाम था बच्चों वो था क्वांटा, QUANTA, क्वांटा। और क्वांटा या फिर उसे कहते क्वांटम, QUANTOM, क्वांटा या क्वांटम। ओके, क्वांटा या क्वांटम या फोटोन, ये वन एंड सेम थिंग, ठीक है ना। तो प्लैंक जो थे हमारे, प्लैंक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उनका कहना था लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटा। क्वांटा का जो प्लूरल होता है क्वांटम होता है, और क्वांटम का मीनिंग होता है बंडल ऑफ एनर्जी। ये ऐसी बंडल ऑफ एनर्जी, एक बंडल, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, ये चौथा बंडल, ये पांचवा बंडल, कुछ इस तरह से। अब हर एक बंडल मतलब क्या था, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी पैकेट। अब हर पैकेट की जो एनर्जी थी उसका फॉर्मूला भी दिया था उन्होंने, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब क्या था बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अब ये फिजिक्स का पॉइंट है, इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है, और ये जो एच होता है ना बच्चों, ये एच कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस एच को क्या कहा जाता है, एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये सारी इंफॉर्मेशन है, जितने जल्दी याद कर लोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा
एच क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है, उसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, बिकॉज थ्योरी उसके नाम से ही कांस्टेंट है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, नॉट पर सेकंड ना, बहुत बच्चे इसमें गलत हो जाते हैं, जूल सेकंड। ओके, ये 12th की इंफॉर्मेशन है आपकी, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं। प्लैंक नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका कहना था लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी, ईच बंडल इज कॉल्ड एज फोटोन, क्वांटा और क्वांटम। क्वांटा का जो प्लूरल है वो होता है क्वांटम, बहुत सारे क्वांटम। अब क्या एक पैकेट की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। तो एच क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, उसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है जूल सेकंड। अब क्या होगा देखो, जो मेटल बना हुआ है, मेटल इज मेड अप ऑफ एटम, ओके, मेटल इज मेड अप ऑफ एटम। अब होता क्या है, जब ये पैकेट ऑफ एनर्जी जाकर इस पे इंसिडेंट हो जाएगी, इस पे इंसिडेंट होगी, तो इसके जो एटम है और एटम में के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो वाइब्रेट करेंगे, उसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने के बाद वो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे। अब वो कितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे, जितने अब ये फिजिक्स का कंसेप्ट है बच्चों, जितने फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट हुई उतने ही फ्रीक्वेंसी से वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होने के बाद वो फिर से क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे। तो हम कौन सी लाइट देखेंगे, ये लाइट देखेंगे, और इस वजह से ये मेटल सरफेस शाइन करता है, जिसे हम लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। अब इसको फिजिकली आपको मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। इमेजिन करो हमने क्या किया, डिम लाइट इस पर डाली तो ये कम लस्टर देगा, अगर हमने ज्यादा लाइट डाली तो ये ज्यादा लस्टर देगा। इसका रीजन क्या होगा, जब हमने कम लाइट डाली थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, न्यू, कम थी। इसकी फ्रीक्वेंसी कम मतलब ये कम फ्रीक्वेंसी लेगा, कम फ्रीक्वेंसी लेगा तो कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा तो कम फ्रीक्वेंसी बाहर डालेगा, तो हमें भी कम फ्रीक्वेंसी देगी, और हमें कैसे ऑब्जर्व होगा, लस्टर कम दिखेगा। और सेम चीज आप अगर ज्यादा लाइट डालोगे या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो वो उसी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट होगा, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी वो बाहर इमिट करेगा, और लस्टर कैसा होगा, अमाउंट कैसा होगा उसका, ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ गया है, नहीं समझा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले लीजिए, फिर से देख लीजिए, इसके बजाय इसमें नया कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पॉज करके अच्छे से इसको डाइजेस्ट करो, नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले लो और एक बार देख लो। तो ये फिनोमिनन होती है जिस वजह से मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है बच्चों, जब लाइट इंसिडेंट होती है मेटल पर तो मेटल इज मेड अप ऑफ एटम, मेटल क्या, सभी इज मेड अप ऑफ एटम। अब ऐसा वाइब्रेशन नॉन मेटल में नहीं होता, नॉन मेटल में नहीं होता, इसलिए वो लस्टरस है क्या, नहीं, सिर्फ ये मेटल में होता है, इसलिए वो कैसे है, लस्टरस है। तो क्या कहता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल द एटम एब्सॉर्ब फोटोन एज एनर्जी। समझ रहे हो, जब लाइट मेटल पे गिर रही है तो इट एब्सॉर्ब एनर्जी एज अ फोटोन, दे गेट एक्साइटेड एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। चलो इसको लिख लेते हैं बच्चों, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल क्या करेगा वो, इट एब्सॉर्ब एज एनर्जी, लिखो चलो, इट एब्सॉर्ब एज एनर्जी, एटम वाइब्रेट, एटम क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे, उसके एटम क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे। और क्या वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन थे, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ रहे हो, रिलीज एनर्जी, ये भी एनर्जी रिलीज करेंगे, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और यही क्या होता है, लस्टर। इस वजह से मेटल क्या होता है, ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। ठीक है, पॉज करके बढ़िया से इस नोट कर लो इसको, हो गया बच्चों। अब इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे हम, लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब आपको क्यों होता है ये समझ गए। अब लस्टर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, देख लो बच्चों, मोस्ट ऑफ एलिमेंट या मोस्ट ऑफ मेटल, सॉरी, या फिर एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो 80% तो मेटल ही है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल इन प्योर स्टेट बच्चों, अब ये प्योर स्टेट क्या है बताऊंगा मैं, प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस, उसके प्योर फॉर्म में क्या होता है, शाइनी सरफेस। अब ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप प्योर फॉर्म में, इंप्योर फॉर्म मतलब क्या होता है, जब मेटल का करोजन हो जाता है ना तो उसे इंप्योर फॉर्म कहते हैं। देखो, जब मेटल को आप क्या करोगे, सपोज एक आयरन रॉड है, उसको आपने ऐसा रब किया सैंड पेपर से रब किया तो चमकने लगेगा, और रब करने से पहले उस पर पूरा करोजन था बच्चों, तो वो इंप्योर फॉर्म होगा। इंप्योर फॉर्म चमकता है क्या, नहीं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल इन प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस, उसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी सरफेस। दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटालिक लस्टर।
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटेलिक लस्टर। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल गोल्ड हैज शाइनी येलो, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, गोल्ड का जो सिंबल होता है एयू, एयू मतलब ऑरियम, ऑरियम। तो इसका जो सरफेस होता है बच्चों वो होता है शाइनी येलो। आपके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना, दागिने, शाइनी येलो, इन मराठी इट इज कॉल्ड एज दागिने, ज्वेलरी वगैरह होती है ना, तो गोल्ड का कलर कैसे होता है? शाइनी येलो। उसके बाद बच्चों जो कॉपर का कलर होता है वो ब्राउन होता है, शाइनी ब्राउन। कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है कॉपर, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो ब्राउन, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर लस्टरस ग्रे। आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये जो होते हैं ग्रे कलर के होते हैं, तो ये लस्टर करते हैं सारी चीजें। ये क्या है? ये मेटल है, और मेटल क्या करेंगे? लस्टर करेंगे। और क्यों लस्टर करेंगे ये हमने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। हो गया बच्चों? चलो, तो अब यहां पर लस्टर से रिलेटेड हमें एक्टिविटी पढ़ेंगे, लस्टर फिनोमिनॉन से रिलेटेड एक्टिविटी #1, ठीक है, हेडिंग लगाओ एक्टिविटी। एक्टिविटी पढ़ेंगे बच्चों, एक्टिविटी #01। तो एक्टिविटी कुछ इस तरह से, हमें मेटल का लस्टर पढ़ना है। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों? द सरफेस ऑफ मेटल इज डल बिकॉज दे आर कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। देखो ये मेटल है बच्चों, ये मेटल है। अगर ये मेटल एयर के कांटेक्ट में आ गया, एयर और ऑक्सीजन, एयर और कह दूं, एयर, ऑक्सीजन, या फिर मॉइस्चर, मॉइस्चर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के कांटेक्ट में आ गया, तो इसका होता है करोजन, इसका होता है करोजन। अब करोजन होने के बाद उसके सरफेस पे, जो मेटल का सरफेस होता है ना, उसके सरफेस पे डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ मेटल इट इज, कुछ लेयर जम जाता है, किसका? ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट का उस पे लेयर चढ़ जाता है। अब ये सारी चीजें, सल्फाइड कहो या फिर इसे हम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, इन सारी चीजों का, सल्फाइड नहीं, आई एम सॉरी, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट का इस पे लेयर जम जाता है। ओके, इस लेयर को कहते हैं करोजन। अब इस वजह से क्या होता है? जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है वो किस तरह से अपीयर होगा? इन तीनों के वजह से मेटल सरफेस अपीयर, मेटल सरफेस अपीयर डल। इन वजह से मेटल सरफेस कैसा अपीयर होता है? डल होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप? जो प्योर मेटल सरफेस होता है ना वो शाइनी होता है, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो करोजन हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इज रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। करोजन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है हम ये, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा? अलग अलग मेटर में अलग अलग तरह के रस्ट होते हैं या करोजन होता है। ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट होगा, हाइड्रोक्साइड का होगा या कार्बोनेट का होगा। कार्बोनेट ये किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मेटल यू यूज। जैसे कि अगर आपने आयरन ले लिया तो उस पे ऑक्साइड डिपॉजिट होगा, Fe2O3.2H2O, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। तो ये ऑक्साइड होगा ना बच्चों आयरन के लिए। सिल्वर के लिए कार्बोनेट होता है या हाइड्रोक्साइड कुछ होता है, हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। अब ये सारे लेयर इस पे जमा हो गए, अपीयर हो गए, इस पे लेयर, लेयर अपीयर हो गए मेटल सरफेस पे, इसलिए मेटल सरफेस क्या होता है? डल होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमने क्या किया? सैंड पेपर लिया, सैंड पेपर, समझ रहे हो? सैंड पेपर, सैंड पेपर क्या होता है? एक रफ पेपर होता है, जिससे क्या किया? सरफेस ऑफ मेटल को, सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल को रब किया, रब किया। तो रब करने के बाद ये सारे जो लेयर थे पाउडर फॉर्म में नीचे गिर जाएंगे, और आपका जो सरफेस होगा फिर से शाइन करने लगेगा, शाइनी मेटल सरफेस। समझ रहे हो एक्टिविटी किस तरह से हो रही है? समझ रहे हो बच्चों? गेटिंग माय पॉइंट? क्या हो रहा है? जो मेटल है, मेटल, मेटल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो डल दिखेगा। डल क्यों दिखेगा वो? बिकॉज जब मेटल इन सारी चीजों के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका करोजन होता है। करोजन की फिनोमेनॉन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है। तो करोजन होने के बाद डिपेंडिंग ऑन अपॉन विच टाइप ऑफ मेटल इट इज, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट का लेयर उस पे पाउडर फॉर्म में जम जाएगा, और वो कैसे अपीयर होगा? डल। तो आप उसको शाइनी कैसे करोगे? सैंड पेपर लेना है, रफ होता है, उससे उसको रब करोगे, तो सरफेस ऑफ मेटल को रब किया तो वो सारा जो लेयर जमा हुआ था वो नीचे गिर गया, और शाइनी सरफेस मेटल फिर से आपको मिल गया। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो देखो बच्चों, लस्टर अपीयरेंस ऑफ मेटल मेक्स देम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब मेटल लस्टरस होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस
lustrous. This property make them useful इन ज्वेलरी। तो ज्वेलरी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। मेटल ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज होता है? बिकॉज वो कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं, उनमें चमक होती है। और मेटल हैव लस्टर व्हेन दे आर प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में ही क्या होता है? वो लस्टरस होता है। अगर वो ये सब कांटेक्ट में आ गए तो ये लेयर जमा हो जाएंगे और कोई कैसे अपीयर होगा? डल अपीयर होगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से ये सारी चीजें हमने देख ली। अच्छे से पॉज करके नोट कर लो। अब इसमें एक चीज और याद रखो बच्चों, सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होते हैं ना, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, दे आर वेरी सॉफ्ट। बहुत सॉफ्ट होते हैं वो। देख लो बच्चों, एक नोट लिखो, सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल, बट ये जो मेटल होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल। ठीक है ना, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। दे कैन बी कट बाय नाइफ। इसको क्या कर सकते हैं हम? नाइफ से कट कर सकते हैं। कट बाय नाइफ, जो चाकू होता है ना, चाकू से इसको हम इजीली कट कर सकते हैं। कट बाय नाइफ, इजीली हम इसको कट कर सकते हैं। हार्डेस्ट मेटल इज क्रोमियम एंड सॉफ्टेस्ट मेटल इज सीसियम। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम रेड पेन से लिखेंगे। जो हार्डेस्ट मेटल होता है, हार्डेस्ट मेटल एमसीक्यू में आएगा बच्चों, ये हार्डेस्ट मेटल इज सीसियम। सीसियम, इसकी सिंबल है सीएस बच्चों, सीसियम। सॉरी, हार्डेस्ट मेटल क्रोमियम। आई एम रियली सॉरी बच्चों, हमने देखा था ना अभी एयरक्राफ्ट बनाया था ना, क्रोमियम। और जो सॉफ्टेस्ट होता है, सॉफ्टेस्ट मेटल जो होता है वो होता है सीसियम। ओके, सीसियम। ठीक है, हार्डेस्ट मेटल क्या है? क्रोमियम। और सॉफ्टेस्ट मेटल कौन है? सीसियम। हार्डेस्ट मेटल क्रोमियम, सॉफ्टेस्ट मेटल सीसियम। और सोडियम पोटेशियम किस तरह के होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है हार्डनेस। क्या पढ़ेंगे? हार्डनेस ऑफ मेटल। चलो तो सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, हार्डनेस ऑफ मेटल। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज हम सीखेंगे, हार्डनेस ऑफ मेटल। अब ये डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ मेटल? तो ऑल मेटल्स आर जनरली हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, बट मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, देखो, ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट they are not equally hard। मतलब क्या होता है? सभी मेटल इक्वली हार्ड नहीं होते। मतलब जितना आयरन हार्ड है उतना ही सीसियम हार्ड होगा क्या? नहीं। जितना गोल्ड हार्ड है उतना ही सिल्वर हार्ड होगा क्या? नहीं। सबकी हार्डनेस अलग अलग होती है। ओके, तो मेटल, वेरियस मेटल हैव वेरियस हार्डनेस। वेरियस मेटल हैव वेरियस हार्डनेस। अब इसका क्या रीजन होता है? देख लो बच्चों, इसका रीजन होता है उस मेटल का स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में का बॉन्ड। अब जो मेटल के एटम में बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो सब चीजों में अलग अलग तरह का मेटेलिक बॉन्ड होता है और हर तरह के बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है, इसलिए डिफरेंट मेटल्स आर हैविंग डिफरेंट हार्डनेस। तो देखो बच्चों, वेरियस मेटल हैव वेरियस हार्डनेस, इसका रीजन होता है द बॉन्ड between the atoms of metal। अब ये जो बॉन्ड होता है इसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। अब जो मेटल हार्ड होगा उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जो मेटल सॉफ्ट होगा उसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। जैसे क्रोमियम, हमने पढ़ा था क्रोमियम हार्डेस्ट मेटल है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड, समझ रहे हो? स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड। अब सीसियम सॉफ्टेस्ट मेटल है तो इसका वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्ड होगा। इसका क्या होगा? वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्ड। समझ रहे हो? वीकेस्ट मेटेलिक बॉन्ड होगा। समझ रहे हो आप? ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। अब देखो बच्चों, एक चीज याद रखो, अब ये जो हार्डनेस है, हार्डनेस डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, एंड बेसिकली इन स्ट्रक्चर व्हाट वी स्टडी, द बॉन्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अब जिस भी मेटल के एलिमेंट में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा तो वो हार्डेस्ट होगा, और वीक होगा तो वो सॉफ्ट होगा। तो हम करेंगे इसकी एक्टिविटी, #02 एक्टिविटी
एक्टिविटी #02 अबाउट हार्डनेस ऑफ मेटल। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, always handle sodium metal with care, dry it by passing pressing between the folds of filter paper, put it into the watch glass and then cut with knife। तो सोडियम जो होता है ना बच्चों, सोडियम को हैंडल विथ केयर करना चाहिए। वाई बताऊंगा मैं, देख लो। सोडियम जो होता है ना, सोडियम को बहुत ही केयर से हैंडल करना चाहिए। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सोडियम को आपको ड्राई करना पड़ेगा, कैसे, प्रेसिंग इट, उसको प्रेस करके इसको ड्राई करना पड़ेगा। प्रेसिंग इट बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, प्रेसिंग इट इन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर होता है ना बच्चों, फिल्टर पेपर में इसको फोल्ड करके इसको प्रेस करो, इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब क्या करो, इसको पुट इट इनटू वॉच ग्लास। अब इसको वॉच ग्लास में रखो, और वॉच ग्लास में रखने के बाद इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है ना। एंड कट विथ नाइफ, बिकॉज इतना सब करने की जरूरत क्या है, बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सिंपल सी चीज है यार बच्चों, जो सोडियम होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसके कटिंग के वक्त आपको केयर करनी पड़ेगी। कैसी केयर करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो आप इसको ड्राई कीजिए। कैसे ड्राई कीजिए, फिल्टर पेपर ले लीजिए और उसमें सोडियम को फोल्ड करके प्रेस कीजिए, जिस वजह से उसमें का वाटर पूरा रिमूव हो जाएगा और वो ड्राई बन जाएगा। और ड्राई करने के बाद इसको वॉच ग्लास में क्लोज कीजिए, उसके बाद नाइफ का यूज करके उसको कट कीजिए। इस तरह से ये यूज होता है। अब देख लो बच्चों, हमें क्या करना है, 4 मेटल की हार्डनेस चेक करनी है। 4 मेटल की, तो कौन कौन से 4 मेटल है, वो हमारे पास मेटल है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, these are 4 metals we have to check their hardness, okay। अब क्या करेंगे, हम इसको कट करके चेक करेंगे कि किसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा है। तो जब हमने इसको कट करके चेक किया तो सबसे इजीली द एज ऑफ कटिंग, द ऑर्डर ऑफ एज ऑफ कटिंग, इसको नाइफ से कट करके देखा हमने, तो सबसे इजीली कौन सा मेटल कट हुआ, सबसे इजीली कट हुआ मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर, और सबसे लेस कट हुआ आयरन। आयरन को आप नाइफ से नहीं कट कर सकते, नाइफ ही आयरन की होती है ना, समझ रहे हो। दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। हाँ, तो हार्डनेस की ऑर्डर किस तरह की आएगी वो भी लिख देते हैं हम। द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस की ऑर्डर किस तरह की होगी, तो Fe सबसे ज्यादा हार्ड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद मैग्नीशियम। तो सबसे सॉफ्ट कौन सा होगा आपका, मैग्नीशियम। ये चारों में कैसा होगा, ये सॉफ्ट होगा इन चारों में, और ये कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। हमने क्या किया, नाइफ ली और ये चारों को कट करके देखा, तो सबसे इजीली कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल कट हुआ, मैग्नीशियम। तो ये सबसे सॉफ्ट होगा और आयरन सबसे हार्ड होगा कटिंग के लिए, तो ये हार्डेस्ट एलिमेंट और ये हमारा सॉफ्टेस्ट एलिमेंट। तो ये है ऑर्डर ऑफ एज ऑफ सॉफ्टनेस, एंड उसके रिवर्स क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, ठीक है। चलो अच्छे से इसको पॉज करके नोट करो, बच्चों, ठीक है। अब देखो, एक नोट लिखो बच्चों, सिंपल सी एक नोट लिखो, वही हमने अभी जो देखी। हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन मेटेलिक बॉन्ड। क्या, हार्डनेस ऑफ मेटल जो होगी डिपेंड्स ऑन मेटेलिक बॉन्ड, जो उस मेटल के एटम में जो बॉन्ड होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, as different metal possess different strength, as different metal have different strength of bond, all the metals are not equally hard, all the metals have different hardness। समझ रहे हो, हर मेटल की हार्डनेस डिफरेंट होने का रीजन क्या है, कि जो मेटल के एटम में का बॉन्ड होता है उसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, और हर मेटल के जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है बच्चों वो अलग अलग होती है। इसलिए
जो हार्डनेस होती है मेटल की, हर मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस लेक्चर नंबर 1 को हम करते हैं समाप्त। जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, और उस लेक्चर की शुरुआत करेंगे कुछ जबरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, और आगे के प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।